हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को। ये विजन आईएएस मैगजीन की अक्टूबर मंथ वाली मैगजीन है और इसमें हम सबसे नीचे शुरू करेंगे न्यूज इन शॉर्ट से, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से जो है साइंस एंड टेक को हम लोग पढ़ेंगे आज। और आज न्यूज इन शॉर्ट्स को मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। 11 आर्टिकल हैं इसमें और 11 के 11 सारे आर्टिकल्स जो है न्यूज इन शॉर्ट्स वाले आज वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से, उसको आप लोग जरूर देखिए और पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको प्रीलिम्स में इससे लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स में। ये लिखा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रोगों की अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जो है ना, उसमें पारंपरिक चिकित्सा को शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात आई है किसके? डब्ल्यूएचओ की जो रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की सूची है, उसमें पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होते हैं ना, उसको शामिल करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ट्रेडिशनल चिकित्सा जो होती है, पारंपरिक चिकित्सा, उसके बारे में थोड़ा पहले जान लीजिए कि ट्रेडिशनल चिकित्सा या पारंपरिक चिकित्सा वह होती है, वह ज्ञान, कौशल या पद्धति होती है। इन सभी चीजों को मिलाकर बोलते हैं, ज्ञान हो, कौशल हो या पद्धति हो, जिससे क्या है देशज तथा अलग अलग संस्कृतियों के लोग जो है, मतलब जो स्थानीय स्तर पे चीजें, जो चीजें मान लीजिए हमारे यहाँ आयुर्वेद है, ठीक है, हमारे यहाँ जो है हम लोग जैसे जो बुखार होता है तो उसमें चिरैता, अन्य प्रकार की जो जड़ी बूटियां होती है ना, उसको यूज करते हैं, स्थानीय स्तर पे लोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उससे जो है लोग सेहतमंद बने रहने और शारीरिक और मानसिक बीमारी के निदान के लिए जो है पीढ़ियों से उसका उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, वही क्या है पारंपरिक चिकित्सा का है। ठीक है, तो अभी इसमें आप जान लीजिए एक चीज और, तो ये चिकित्सा आपने जान लिया। तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और संबंधित चिकित्सा जो प्रणाली है उसको क्या है, रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के जो 11वां संशोधन हुआ उसमें शामिल करने की मांग की। किसने की? आयुष मंत्रालय ने। किसके? डब्ल्यूएचओ के, जो रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की सूची है उसमें। ठीक है, इसे क्या है, इसे मॉड्यूल 2 में शामिल करने का अनुरोध किया गया। इसका उद्देश्य क्या है मॉड्यूल 2 का? मॉड्यूल 2 का विकास क्या है कि नेशनल आयुष मोरबिडिटी एंड स्टेरॉइड टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते पोर्टल तथा आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली जो है, ये AHIMS के कार्यान्वयन के पास जो है इसी से ज्ञान पर आधारित है। अब हम जानते हैं नमस्ते पोर्टल है क्या। नमस्ते पोर्टल पहले देख लीजिए। मॉड्यूल 2 का जो विकास है वो नमस्ते पोर्टल और AHIMS के कार्यान्वयन से प्राप्त जो ज्ञान है उस पर आधारित है। तो नमस्ते पोर्टल को देख लेते हैं। यह पोर्टल क्या करता है? नमस्ते पोर्टल आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है उसकी जो मानकीकृत शब्दावलियां हैं, यानी कि जो शब्दावलियां उसकी हैं मानकीकृत और विभिन्न बीमारियां हैं उसको उसका कोड प्रदान करता है ये नमस्ते पोर्टल। इसलिए जो है इसको आपको ध्यान देना है। नमस्ते पोर्टल ये किस लिए है? ठीक है, अच्छा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, हो सकता नहीं है ये। AHIMS क्या है? आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, यानी कि आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें, आयुष स्वास्थ्य केंद्र, उसमें स्वास्थ्य देखभाल, वितरण प्रणाली और रोगियों की देखभाल संबंधी कार्य है, उसको सही तरीके से वो प्रबंधित हो, उसके लिए क्या करता है? एक व्यापक प्रौद्योगिकी मंच है ये। ठीक है, इसको ये आपको ध्यान देना है। तो इसी पे जो है मॉड्यूल 2 का विकास हुआ। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय रोगों का जो अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है ICD, ये क्या करता है? मानव रोग और मृत्यु से जो डेटा होता है ना, उसका रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या और तुलना के लिए क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक है। ठीक है, इसके पहले क्या है कि ICD 11 में मॉड्यूल 1 शामिल किया गया था। मॉड्यूल 1 क्या है? ये मॉड्यूल 1 में जो है चीन में विकसित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की सूची है। ठीक, अब ये ICD जो है 11 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। ठीक, ICD 11 क्या है? इसमें उन निदान श्रेणियों की एक सूची दी गई है जिसके लिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्ध और तुलना योग्य पारंपरिक चिकित्सकों का जो है पद्धतियों का संग्रह किया गया। ठीक है, क्या करती है? वैश्विक चिकित्सा के मानदंडों के साथ इसको जोड़ता है और मतलब कौन? पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जो है, यह जो ICD 11 है वो पारंपरिक चिकित्सा के मानदंडों और विकास को जोड़ता है। ठीक है, और साथ साथ क्या है, यह विश्व स्वास्थ्य के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्यों के अनुरूप भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मोटा मोटी इसमें आपको क्या ध्यान देना है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको प्रीलिम्स के लिए जो पर्सपेक्टिव से। तो आपको ध्यान देना है कि जो आयुष मंत्रालय ने क्या बोला कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ट्रेडिशनल मेथड्स है, उसमें जो है उसको क्या करें कि रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की सूची में उसको शामिल किया गया। ठीक है, मॉड्यूल 2 के रूप में। अब मॉड्यूल 2 क्या है? मॉड्यूल 2 जो नमस्ते पोर्टल और AHIMS के जो है इसी के कार्यान्वयन से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी पर आधारित है। ठीक है, अब ये रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पूछ सकता है, तो क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो क्या करता है? मानव रोग और मृत्यु से डेटा को रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या, तुलना करता है। ठीक है, इसमें मॉड्यूल आप देख लेंगे मॉड्यूल 2 का विकास आपने देख लिया। मॉड्यूल 1 क्या है? चीन वाला है और मॉड्यूल 2 हमारे यहाँ वाला है। ठीक है,
अब आता है आयुष्मान भव अभियान। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा है, कुछ सारा देखना नहीं, इसमें सब चीज़ें नहीं देखना होता है। मैंने तो सब हाईलाइट किया हुआ है, बट इसलिए कि अब ताकि आपको कोई शंका ना हो, कुछ चीज़ छूटा हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उस लाइन को तो मैं करा ही दे रहा हूँ कि ये इसको प्रीलिम्स के लिए देखना है आपको, ठीक है। तो क्या है कि आप देख लीजिए, सबसे सीधे सीधे सवाल ये बन सकता है कि आयुष्मान भव अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, या इस मंत्रालय के द्वारा, या इस विभाग की पहल है, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी। यूपीपी से तो डायरेक्ट पूछ देगा कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक है, या बीपीएससी पूछता है। तो आयुष्मान भव अभियान जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की क्या है, एक पहल है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है कि गांव के देश के जो प्रत्येक गांव है और कस्बा है, वहां तक क्या हो, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का क्या हो, विस्तार हो। इसका उद्देश्य है। इसके 3 घटक हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ये किस लिए है, इसके अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाते हैं जिनको अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं, ठीक। आयुष्मान मेला का आयोजन होता है, इसमें हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने, आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने के लिए आयुष्मान मेला आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आयुष्मान सभाएं क्या होती हैं, इसमें इसका उद्देश्य होता है कि जो स्वास्थ्य योजनाओं, बीमारियों के बीच में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना होगा, ठीक है। तो जो गैर सरकारी संगठन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पंचायती राज संस्थान है, युवा समूह है, जो पैक्स हैं, प्राइमरी सहकारी समितियां, यूपीएससी सवाल इस पे पूछा हुआ है, आपको अगर प्रीलिम्स याद की, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू अगर आप देखे हो, तो प्राइमरी सहकारी समितियों पे यूपीएससी प्रीलिम सवाल पूछ चुका है, और मैं इसको जो है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में मैं पढ़ा चुका हूँ। मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, और सीएसआर के जो फंड का उपयोग करने वाली जो कंपनियां होंगी इस अभियान का हिस्सा होंगी, ठीक है। तो आपको मुख्यतः इसमें प्रीलिम्स में ध्यान क्या देना है, इसमें आपको ध्यान देना है आयुष्मान भव अभियान किसकी मंत्रालय की पहल है, उद्देश्य क्या है, और 3 घटक जो है, आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभाएं, इसके जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। अब आप आते हैं आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया आयोग, ठीक है। ये क्या बना है, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, पीडीजी का सदस्य बना है, ठीक। आईपीसी ये इंडियन पिनल कोड वाला आईपीसी नहीं है, ये क्या है, भारतीय फार्माकोपिया आयोग है, ठीक। ये क्या बना है, ये जो बना है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, पीडीजी का सदस्य बना है। अब आईपीसी जो है, इंडियन फार्माकोपिया आयोग, इसका गठन कब किया गया था, 2009 में किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्या है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ये संस्थान है, स्वास्थ्य स्वायत्त संस्थान है ये। अब करता क्या है ये भारतीय फार्माकोपिया को प्रकाशित करता है। मतलब क्या है कि जो ये भारत में आयातित, उत्पादित, भंडारित या बिक्री या प्रदर्शित की गई दवाओं को क्या है, मानकों को जो है ये नियमित रूप से अपडेट करता है, ठीक है, दवाओं को। अब फार्माकोपिया होता क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए, भारतीय फार्माकोपिया आयोग अगर बात की जा रही है तो फार्माकोपिया क्या होता है, तो आप वो समझ लीजिए, इस फार्माकोपिया ये होता है कि सरकार द्वारा या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा क्या होता है, कुछ पुस्तक होती हैं जो प्रकाशित होती हैं, जिसमें क्या हो कि जो चिकित्सकीय दवाएं है ना, उसकी क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है और शुद्धता का जो मानक है वो उसको प्रकाशित की होती है, उसी को बोलते हैं फार्माकोपिया, ठीक है। दवाओं के लिए क्या है, ये दवाओं के लिए आईपी मानक, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की दूसरी अनुसूची, उसके तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अनुसार इसके ये जो है नियम होते हैं, ठीक है। पीडीजी जो है, यानी कि आप देखे होंगे कि इसमें जो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है उसका सदस्य बना है, तो पीडीजी के बारे में जानते हैं। तो पीडीजी क्या है वो देख लेते हैं पहले। इसका गठन क्या है, 1979 में यूएसए, यूरोपीय यूनियन और जापान ने किया था, ठीक। 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो मतलब इसमें गठन किसने किया था, यूरोपीय यूनियंस ने किया था, यूएसए ने किया था और जापान ने किया था, ठीक है। तो इस और डब्ल्यूएचओ इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। ये क्या करता है कि जो फार्माकोपिया संबंधी मानक होते हैं ना, उसमें सामंजस्य के लिए कार्य करता है, बस बाकी चीजें इसमें आपको नहीं देखना होगा। अब इससे लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि जो आईपीसी द्वारा निर्धारित मानक है उसको अब भारत शामिल हो गया है, तो भारत आईपीसी से अब शामिल हुआ है, उसमें बड़ी न्यूज है ये, समझ लीजिए कि बनाया किसने था, और उसके बाद भारत का आईपीसी इसमें शामिल हुआ है, तो क्या होगा, भारत के जो आईपीसी द्वारा निर्धारित मानक है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी, पहली चीज, ठीक। वैश्विक बाजार में जो भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद है उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, बेहतर लोक सेवाओं का प्रसार संभव होगा, घटिया नकली दवाओं के प्रचार को रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। एक आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहां से सरकार ने लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया से खरीदने का निर्णय लिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को ध्यान देना है आपको, सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से खरीदने का यहाँ पे निर्णय लिया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता क्या है, न्यूज में है ये है, तो ये क्या है, एक जो है प्रायोगिक दवा है, ये प्रायोगिक दवा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। 2018 में जो केरल में निपाह वायरस हुआ था ना, निपाह वायरस का जो प्रकोप हुआ था, तो संक्रमित रोगियों को इलाज के लिए इसका जो है हम आयात किए थे। अब निपाह क्या है, एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब क्या होता है, जानवरों से जो है इंसानों में जो वायरस फैलता है
ठीक है, इंसानों में, उसी को बोलते हैं जूनोटिक वायरस। ठीक है, तो निपाह एक क्या है, जूनोटिक वायरस है। ये क्या करता है, ये दूषित भोजन के सेवन से या संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क से भी लोगों में फैल सकता है। मतलब क्या है, यह जो जानवर से फैलता है इंसानों में, और इंसान जब भोजन सेवन करेगा या फिर मतलब जूठा खाएगा या फिर संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क में किसी प्रकार से आ गया, तो उससे भी वो अन्य व्यक्ति को फैल सकता है। यानी कि फिर वो जो पहले तो एक बार मनुष्य जानवर से उसमें फैलता है, जानवर से मनुष्यों में, फिर मनुष्य मनुष्यों में फैलने लगता है ये निपाह वायरस। इसी के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 2018 में सरकार ने उपचार के लिए ऑस्ट्रेलिया से पहली बार आयात किया था। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते क्या हैं, तो ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होते हैं। अब शरीर में जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो शरीर में रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अब निपाह वायरस में चीजें फेल हो रही थी, तो सरकार ने मतलब सरकार ने इसका जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खरीदा था, इसका उपयोग क्या था, इसका उपयोग यही था कि एक जो है ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली है ना, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की जो कार्य प्रणाली है, यानी उसका जितना वर्क फंक्शन है इसमें, ठीक है, उसी का सीधे क्या करती है, नकल करती है। ठीक, अब ये नकल एंटीबॉडी का क्लोन होते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं ये, अब ये जो है इसका उपयोग कैंसर, इबोला, HIV के उपचार में करते हैं, और इससे जब ये नकल करते हैं और आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया था शरीर में, और ये जो है रोगों से लड़ने में मनुष्य की सहायता करती है। ठीक है, इसे बहुत सारे जो है, अब इसमें क्या है कि एनवलप जो देखिए, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, एक एनवलप के एक हिस्से के प्रभावी ढंग से बन जाती हैं। वायरस में होता क्या है, जैसे वायरस वाली जो वायरस है, इसमें एक हिस्से में बंध जाएंगी। ठीक, अब क्या होता है, अब ये मानो को ये वायरस को अब यहाँ बच जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ये वायरस को निष्क्रिय कर देंगे। ठीक है, यही इसका कार्य है। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये शरीर में हमारे जो बनने वाले सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं, इसको ध्यान देना है। अगर ये स्टेटमेंट बने, यूपीएससी में सवाल ये बने स्टेटमेंट, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि देख लिए स्टेटमेंट इसी दे देगा कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनने वाले सुरक्षात्मक प्रोटीन है। अब प्रोटीन समझ के एंटीबॉडीज को गलत मत करना, ये बड़ी ब्लंडर होगा आपका। ठीक है, ये बहुत आपको ध्यान देना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको देखा यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, ये एकदम इसको स्टार कर लीजिए यहाँ पे, कि इसको आपको प्रोटीन समझ के गलत मत कर देना। ठीक है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज क्या है, हमारे शरीर में सुरक्षात्मक प्रोटीन है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में किसी भी बाहरी तत्व यानी जो एंटीजन की उपस्थिति से क्या कहती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न होते हैं उपस्थिति में, और ये क्या कहते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, R21 या मैट्रिक्स एम, ये मलेरिया वैक्सीन है। अब ये बात आपको ध्यान देनी है, इस इंपॉर्टेंट है कि WHO ने बच्चों में क्या किया, मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स एम नामक मलेरिया की दूसरी वैक्सीन की सिफारिश की है। अब इसके पहले क्या थी, AS01 था। अब इसमें R21 मैट्रिक्स एम या R21 या मैट्रिक्स एम नामक जो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, किसने सिफारिश की है, WHO ने सिफारिश की है। ठीक, अब इसके लिए घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो में टीकाकरण के लिए लाइसेंस इसको दे दिया गया है। ठीक है, मलेरिया के लिए, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है। मलेरिया रोग क्या है, मलेरिया रोग जो है, अब अच्छा हाँ, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये वैक्सीन है मलेरिया की, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर भारत का है, यहाँ इसमें छूट गया था, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना, लिख लीजिए, इसको आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बनाया इसमें। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। और मलेरिया रोग जानते हैं आपको कि प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ से कारण होता है, परजीवियों कारण होता है। इसका प्रसार कैसे होगा, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसे काटने से होता है, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग पे। ठीक है, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग पे क्या है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक जो विनियमन 2018 है, उसके तहत क्या है, खाद्य पदार्थों के भंडारण पैकेजिंग के लिए जो समाचार पत्र होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमने कभी आप दुकान पे जाएंगे, आपने मान लीजिए 10 रुपए का पकौड़ी खाया, ठीक, और वो के दुकानदार क्या करता है कि वो आपको जो है सीधे सीधे पेपर फाड़ के दे देगा आपको। या फिर आप जाएंगे कहीं, आप किराने की दुकान पे चले जाइए, पेपर का ही जो है पेपर बैग बने होते हैं, न्यूज पेपर का ही पेपर बैग बना दे रहे हैं लोग। इस पे जो है ये बैन है। ये क्यों बैन है, क्योंकि क्या होता है कि जब समाचार पत्र वितरण होता है ना, तो उसका कई सारे, अब मान लीजिए वो एक बार आप समाचार पत्र छपा, ठीक, समाचार पत्र पे इंक है, जो इंक है वो क्या होती है, वो जो है वो ना कैंसर, लीवर फेलियर और फेफड़ा का नुकसान जैसी बहुत सारी समस्याएं इससे हो सकती हैं अगर ये फैले शरीर में, तो इसको अगर हम इंजेक्ट करें तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सीसा होता है, नेप्थेलमाइंस होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे घटक होते हैं। ये AHR यानी कि एरिल हाइड्रोकार्बन के एग्नोसिस्ट के रूप में भी होता है।
एग्नोसिस्ट क्या होते हैं कि जो मतलब ये जो एग्नोसिस्ट एक रसायन होता है, जो क्या होता है कि जब जैविक अभिक्रिया होती है ना, यानी कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं इसमें, तो ये रिसेप्टर में बंध जाता है और उसे सक्रिय कर देता है, ठीक है। और ये एचआर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो विषाक्तता फैलाने में मदद करता है। तो इतनी सारी कंटेंट्स इसमें, जो जो ये क्या बोलते हैं, आपका जो स्याही होती है ना समाचार पत्रों की छपाई में, ये सब चीजें होती हैं। अगर ये मनुष्य अगर इसको इंजेक्ट कर लेता है या किसी प्रकार से उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा शरीर में भी जाती है, वो नुकसान करती है। और ये जो पेपर जो है वो क्या होता है, मान लीजिए कि ये छपा, ठीक, इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी गाड़ी, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर क्या करेगी, वहां से हॉकर जो होते हैं वो उठाएंगे पेपर और उसको घर घर बांटेंगे। फिर घर वाले जो है उसको यूज कर 4-5 लोग पढ़े कि कोई बीमार है उसने टच किया, फिर इसके बाद तमाम जगह पे फिर वो दुकानदार ने बाद में उस पेपर को खरीद लिया और उससे फिर पैकेजिंग की और वो तमाम चीजें बेची उसने, और लोगों ने इंजेक्ट किया। ये क्या है, इसमें बहुत सारे जो है अन्य वायरस, बैक्टीरिया और जो रोगजनक कीटाणु होते हैं वो संपर्क में आते हैं, तो दूषित होते हैं, इसलिए जो ये बैन है इसको आपको ध्यान देना है। ये बात कि समाचार पत्रों की जो पैकेजिंग का जो इस्तेमाल होता है समाचार पत्रों का, वो बैन है भारत में। अब आते हैं प्रोटीन बाइंडर्स पे, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा क्लास ले लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चूंकि नवंबर मंथ की मैगजीन आ गई, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना जरूरी है। नवंबर मंथ वाली मैगजीन भी अब आ चुकी है और विजय ने इस बार बहुत जल्दी मैगजीन जारी कर दी नवंबर मंथ की, ठीक है। तो एफएसआई ने फसाई ने क्या, इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है एफएसआई पे, ठीक है, मैं आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा। इसने स्पष्ट किया है कि जो डेयरी उत्पाद है उसमें प्रोटीन बाइंडर या किसी अन्य एक्टिव जो एडिटिव्स है उसको मिलाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। ये एफएसआई ने स्पष्ट किया कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं ना उसमें, तो प्रोटीन बाइंडर्स उसमें नहीं मिलाए जाएंगे। प्रोटीन, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, प्रोटीन बाइंडर्स होते क्या हैं कि ये क्या होते हैं, रिजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो नए खाद्य उत्पाद होते हैं उसकी एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में एक विशेष लक्षित प्रोटीन से क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। अब ये क्या करती है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है, जो उत्पाद की गुणवत्ता होती है उसको घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये एफएसआई ने बोला है, फसाई ने ये बोल दिया कि डेयरी उत्पाद में प्रोटीन बाइंडर या किसी अन्य एडिटिव्स को मिलाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होते हैं, प्रोटीन बॉन्ड को पचाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की जैविक और पौष्टिक वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं, अलग से इसमें कुछ अगर मिलाया जाए तो, ठीक है, प्रोटीन बाइंडर्स को। मिल्क प्रोटीन क्या है, यह आवश्यक अमीनो एसिड का एक अच्छा स्रोत होता है। मिल्क प्रोटीन आसानी से पच जाते हैं, कोई पादप आधारित प्रोटीन के विरुद्ध इसमें कोई क्या है पोषण रोधी कारक नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान देना, इसमें कुछ है नहीं बहुत खास, इसमें बस ध्यान दें कि एफएसआई ने इसको जो है मिलाने की अनुमति डेयरी जो उत्पाद है उसको नहीं दी है, ठीक है। बस प्रीलिम्स में इससे सवाल उतना नहीं बन सकता। अब एक बात है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, NMICPS, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अब साइबर फिजिकल सिस्टम में ये बात मतलब बताई गई है कि इसमें क्या है कि बहुत सारे राष्ट्रीय मिशन, इस पे अंतर साइबर भौतिक प्रणालियों पे राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दें कि साइबर भौतिक प्रणाली जो है, ठीक है, साइबर फिजिकल सिस्टम ने प्रौद्योगिकी नवाचार पे राष्ट्रीय कार्यशाला में NMICPS के तहत क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के महत्व को रेखांकित किया है, ठीक है। NMICPS को क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2018 में इसको शामिल किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारत की जो है साइबर प्रौद्योगिकी सिस्टम्स है, साइबर भौतिक प्रणाली है, उसको प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना है, ठीक है। और ट्रांसलेशन अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ट्रांसलेशन अनुसंधान क्या होता है कि उसमें जो बुनियादी अनुसंधान रिसर्च, जो प्राइमरी रिसर्च हुए हैं, ठीक है, उसमें उस ज्ञान का अध्ययन का उपयोग किया जाए और इससे क्या हो कि नए उत्पादों का जो है विकास हो, नए उत्पादों का विकास हो, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन रिसर्च, ठीक है, ट्रांसलेशन रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। अब सीपीएस क्या है, अब जानते होंगे कि सीपीएस बात आ रही है, तो मतलब इन द सेंस कि साइबर जो फिजिकल सिस्टम हो क्या है कि एक कंप्यूटर उपकरणों का संग्रह होता है, एक दूसरे से संचार स्थापित करते हैं और फीडबैक लूप में सेंसर और एक्चुएटर्स के माध्यम से भौतिक पीस के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोट जैसी तकनीकें क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। अब आता है ग्रेविटी बैटरी। ग्रेविटी बैटरी क्या है, एक प्रकार का बिजली भंडारण उपकरण है। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट, बस इसमें आप जान लीजिए कि सब चीजों को देख लीजिए एक नजर से, प्रीलिम्स में सवाल इस पे आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। एक बार वीडियोस आप दोबारा देख लेंगे तो आपको पक्का है कि उसमें आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेविटी बैटरी क्या है, एक प्रकार का बिजली भंडारण उपकरण होता है, ठीक है। इसमें क्या है, लिफ्टिंग यानी चार्ज करना, डिस्चार्ज करना प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। अब जब प्रचुर मात्रा में हरित ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है वो तो उत्पन्न होगी, तो बैटरियां क्या होती हैं, भारी वजन या ब्लॉक्स को हवा में उठाने पर या डीप सॉफ्ट के शीर्ष तक उठाने पर लिफ्टिंग के लिए ऊर्जा का उपयोग करती हैं। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ब्लॉक्स क्या करते हैं, एक एक करके नीचे
कहता है, जिससे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मुक्त होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है मोटर को चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ग्रेविटी बैटरी क्या है? एक प्रकार का बिजली भंडारण उपकरण है। बस इतना ही आपको ध्यान दीजिए, बाकी चीजें उसमें छोड़ दीजिए, क्यों उसमें कुछ है ही नहीं। अब उतना हाई लेवल का चीजें पूछेगा भी नहीं यूपीएससी, इतना कुछ दिया हुआ इसमें। मुझे तो खुद ना समझ में आया इसमें काइनेटिक एनर्जी में किस प्रकार से उसको लिफ्टिंग की जाती है। अब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें उतना डीप में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाना चाहते हो तो जाएं, बट मुझे लगता है यहाँ तक कि इसमें जहाँ तक क्वेश्चंस के पैटर्न बने हुए हैं, जब तक अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं, तो इसमें बस जान लीजिए कि बिजली भंडारण का एक उपकरण है, इसमें लिफ्टिंग और लोअरिंग की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब ठीक है, जब ये होता है कि अब लिफ्टिंग और लोअरिंग की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है ग्रेविटी बैटरी में, और इसका इस्तेमाल इससे जब ब्लॉक्स, इसमें जब बिजली की मांग डिमांड बढ़ती है ना, तो जब इसमें जिस जैसे जब ब्लॉक्स मतलब नीचे करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी का उपयोग क्या करते हैं? मोटर चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अब क्या है निएंडरथल्स। निएंडरथल्स क्या है कि जो शोधकर्ताओं ने पाया है कि मनुष्य में जो प्राचीन निएंडरथल के जो डीएनए है वो अवशेष मौजूद है। ये क्या है? मानव की प्रजाति थी, और क्या है? होमो निएंडरथैलेनिस एक विशेष प्रजाति से संबंधित थे। ठीक, प्लेस्टोसिन युग जो है, प्लेस्टोसिन युग आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, उसमें आप देखिएगा पहले चैप्टर से पहले जो है युगों का वर्गीकरण किया गया, कल्प, महाकल्प वगैरह सारी चीजें, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसमें प्लेस्टोसिन जो युग है उसमें मध्य चरण से लेकर अंतिम चरण तक जो है यूरोप और दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया में लोग रहते थे। वो कौन थे? निएंडरथल थे। जैसे मतलब कि 4000 से लेकर के 40,000 साल पहले प्लेस्टोसिन युग था, तो जो उसके मिड चरण से लेकर के लास्ट तक क्या है? यूरोप में, जैसे मान लीजिए पूरे विश्व, ये एशिया, ये भारत, अफ्रीका हो गया, ये भारत हो गया, ये यूरोप हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे रहते थे और यूरोप में रहते थे। ठीक है, तो ये क्या कहते थे? ये जो है इनकी अब शारीरिक बनावट पूछेगा नहीं, क्या आप बस जानते थे कि ये कुशल निर्माता थे। ठीक है, और मारिस्टियल कल्चर नामक तकनीक का उपयोग करते थे। इसमें खुरचनी, हस्तकुठार जैसे विभिन्न पाषाण उपकरणों का उपयोग यहाँ पे हुआ है। ये बात यहाँ पे निकल कर सामने आई, इसके डीएनए यहाँ पे मिले हुए हैं। बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है सबसे, अब तक के सबसे जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट में। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन पे सवाल पूछा हुआ है, ग्रीन अमोनिया पे भी सवाल पूछने की पूरी संभावना है यूपीएससी प्रीलिम्स में है। इसमें क्या है कि मिस्र से, याद रखना आपको, मिस्र से ग्रीन अमोनिया का पहली बार वीओ चिदम्बनार पोर्ट, यानी कि वीओ चिदम्बनार पोर्ट, ये सवाल यूपीपीसीएस या यूपीएससी सीधे पूछ सकता है। यह पोर्ट कहाँ स्थित है, या फिर इस तट पे स्थित है, या पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे, ऐसे पूछ सकता है। आपको ध्यान देना है तमिलनाडु पे है। ठीक है, तो यहीं से ग्रीन अमोनिया का इसी पोर्ट पे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पे आयात किया गया, यानी कि इंपोर्ट किया गया। इसका ग्रीन अमोनिया का उपयोग उत्पाद कैसे हुआ है? 100% जो है नवीकरणीय और कार्बन मुक्त फ्री कार्बन स्रोत का उपयोग करके जो है किया गया है। अब ग्रीन अमोनिया, अब ब्लू अमोनिया, ये सब क्या है अब जानते हैं। तो ग्रीन अमोनिया आपने देख लिया कि मतलब एकदम सीधे से जो है 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त स्रोत का उपयोग करके इसका उपयोग किया गया है। मिस्र से हम इसके आयात किए हैं। ब्लू अमोनिया क्या है कि ब्लू अमोनिया आप जानते होंगे, ब्लू अमोनिया क्या है कि अमोनिया के जो उत्पादन होता है ना, तो उसमें जो उप उत्पाद यानी कि सब जो प्रोडक्ट्स जो आता है उसके रूप में उत्सर्जित जो CO2 होता है उसको कैप्चर करके संग्रह करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है? जलवायु प्रवाह कम हो जाता है। तो जब इस विधि से जब हो अमोनिया उत्पादित होता है, जिसे ब्लू अमोनिया बोलते हैं। मतलब जैसे अमोनिया का उत्पादन होगा तो जब उप उत्पाद के रूप में क्या होता है? CO2 निकलता है, इसको हम लोग क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, और इसको संग्रहित कर लेंगे। ठीक है, स्टोर कर लेंगे। तो जब इसी विधि से जब अमोनिया का उत्पादन होता है तो इसको बोलते हैं ब्लू अमोनिया। ठीक है, अब जब आप जानिए कि जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके जब अमोनिया का उत्पादन होता है इसको बोलते हैं ग्रे या ब्राउन अमोनिया। तो 3 अमोनिया आपने देख लिया कि ग्रीन अमोनिया, ब्राउन अमोनिया और ब्लू अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होती क्या है? तीखी गंध वाली गैस है। इसका फॉर्मूला NH3 है। नाइट्रोजन और एक और हाइड्रोजन के 3 जो है परमाणु इसमें मिलकर बनते हैं। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग होता है। इसको हैबर-बाश प्रक्रिया से उत्पादित करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो है उच्च दाब पर क्या करते हैं? रिएक्शन कराई जाती है। और आपको ध्यान देना है कि किसने, विद्युत मंत्रालय ने 2022 में ग्रीन अमोनिया की नीति को क्या किया था? अधिसूचित किया था। ठीक है, अब ये आपका न्यूज इन शॉर्ट्स कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ है नहीं, जो कुछ बताया था प्रीलिम्स के लिए वहां टिक लगा दिया था मैंने कि ये इसको आप देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। ठीक है, ये न्यूज इन शॉर्ट्स आपका अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोगों को सीधे सीधे जो है आर्टिकल्स अब देखने हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हम लोग अब जो शाम वाली क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे शाम में, और उसको जो है आर्टिकल्स भी उसको हम लोग देख के
इसको पूरा न्यूजेंस और ये साइंस एंड टेक खत्म कर देंगे और मैगजीन जो है कल तक आपकी पूरी ये खत्म हो जाएगी। परसों से हम लोग नवंबर मंथ की मैगजीन को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी से जल्दी हमें नवंबर मंथ की मैगजीन पर शिफ्ट होना है, थोड़ा सा जल्दबाजी मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।